अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू द बेस एकेडमी 9th क्लास की केमिस्ट्री के साथ आई एम योर केमिस्ट्री इंस्ट्रक्टर अली साजिद। आज की इस वीडियो के अंदर हम स्टडी करने जा रहे हैं बोहर एटॉमिक मॉडल, एक ऐसा एटॉमिक मॉडल जो एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर बहुत ही एक अपनी अहमियत रखता है। तो देखिए, इससे पहले प्रीवियस वीडियो के अंदर हम रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल अपनी जगह पे बहुत ही आला और बहुत ही बढ़िया एटॉमिक मॉडल रहा है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है बोहर एटॉमिक मॉडल को पढ़ने से पहले कि वो कौन सी ऐसी वजूहात थी जिसकी वजह से बोहर को अपना एटॉमिक मॉडल पेश करना पड़ा। तो देखें, कुछ रदरफोर्ड ने अपने एटॉमिक मॉडल के अंदर एक बहुत ही आला किस्म का स्ट्रक्चर दिया था कि एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है। एटम के न्यूक्लियस के अराउंड क्या होता है, इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली रिवॉल्व करते रहते हैं। लेकिन रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के अंदर कुछ डिफेक्ट्स आए थे। वो डिफेक्ट्स क्या थे वो मैंने यहाँ पे मेंशन भी किए हुए हैं। वो ये है कि उनमें से जो सबसे पहला डिफेक्ट आया था रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में, वो ये था कि इलेक्ट्रॉन्स एमिट कंटिन्यूसली एनर्जी। रदरफोर्ड ने हमें ये बात बताई थी कि एटम के न्यूक्लियस के अराउंड जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं तो इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली क्या करते रहते हैं, एनर्जी रिलीज करते रहते हैं। तो हमने कहा कि अगर इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली एनर्जी को रिलीज करते रहेंगे तो एटलीस्ट क्या होगा, इलेक्ट्रॉन तो एटम के न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएंगे, और जब इलेक्ट्रॉन एटम के न्यूक्लियस में गिर जाएंगे तो एटम तो कोलैप्स हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ा मेजर डिफेक्ट था जो कि रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में बना। उसके बाद जो दूसरा रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल में डिफेक्ट आया था वो ये था कि एटम शुड फॉर्म कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। अगर तो इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली एनर्जी को रिलीज करते जा रहे हैं तो उनको क्या बनाना चाहिए, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बनाना चाहिए। बल्कि हकीकत में ऐसा नहीं होता, क्योंकि एटम जितने भी है वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम नहीं देते बल्कि वो आपको लाइन स्पेक्ट्रम देते हैं। तो ये जो दो मेजर डिफेक्ट्स थे, इन डिफेक्ट्स को दूर करने के लिए 1913 के अंदर नील बोहर ने अपना एटॉमिक मॉडल पेश किया और उसने अपने एटॉमिक मॉडल को बेस बनाया मैक्स प्लैंक क्वांटम थ्योरी पे। तो देखते हैं कि नील बोहर ने हमें कैसे अपना एटॉमिक मॉडल बताया। तो देखें, ये है, लेट्स से हमारे पास ये एक एटम है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, जिसका ये सेंट्रल पार्ट मैं कह देता हूं कि ये क्या है, हमारा न्यूक्लियस है। तो नील बोहर ने हमें ये बात बताई कि सबसे पहली जो रदरफोर्ड ने कही थी कि एटम के अराउंड इलेक्ट्रॉन जो है वो कंटिन्यूसली एनर्जी को रिलीज करते जा रहे हैं। तो इस डिफेक्ट को दूर करने के लिए नील बोहर ने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन्स है ना वो अपने डिफरेंट ऑर्बिट्स के अंदर मूव तो करते हैं, लेकिन क्या चीज़ जो नील बोहर ने हमें बताई, नील बोहर ने कहा कि जहाँ पे इलेक्ट्रॉन आपके रिवॉल्व कर रहे हैं ना, इन ऑर्बिट्स की एनर्जी क्या है, फिक्स है। ये बात उसने हमें बताई कि इलेक्ट्रॉन जो है वो डिफरेंट ऑर्बिट्स में अगर मूव कर रहे हैं तो इन इलेक्ट्रॉन्स की जिनमें वो मूव कर रहे हैं ऑर्बिट्स की एनर्जी क्या है, फिक्स है। कि इलेक्ट्रॉन अपने फिक्स एनर्जी लेवल्स के अंदर रिवॉल्व कर रहे हैं, जिसको उसने बाद में नाम दिया कि लेट्स से कि इसको हम, ये पहला एनर्जी लेवल है तो इसको n इज इक्वल टू 1 कह देते हैं, ये दूसरा एनर्जी लेवल है तो इसको n इज इक्वल टू 2 कह देंगे, और ये तीसरा एनर्जी लेवल है तो इसको n इज इक्वल टू 3 कहेंगे। बाद में इसने नाम दिया कि पहले एनर्जी लेवल को हम k कह देते हैं, उसके बाद L और उसके बाद M और सो ऑन। अगर इसके बाद आगे मज़ीद अगर शेल्स बढ़ते जाएंगे या एनर्जी लेवल बढ़ते जाएंगे तो उनको हम नाम देते जाएंगे K, L, M एंड सो ऑन। ऐसे ये नाम आगे चलते जाएंगे। तो ये नील बोहर के मुताबिक उसने बताया कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपने अपने फिक्स एनर्जी लेवल के अंदर रिवॉल्व करते रहते हैं। तो जो रदरफोर्ड का डिफेक्ट था कि वो कंटिन्यूसली एनर्जी को रिलीज करते रहेंगे, तो यहाँ पे आके उस डिफेक्ट को नील बोहर ने काफ़ी हद तक जो है वो ख़त्म कर दिया। अब दूसरी बात जो नील बोहर ने की थी वो ये थी, नील बोहर ने जो दूसरी बात हमें बताई वो ये है कि जब इलेक्ट्रॉन अपने डिफरेंट एनर्जी लेवल्स के अंदर रिवॉल्व करते हैं तो ये उन्हीं में मूव करते रहेंगे, उनमें क्या करते रहेंगे, मूव करते रहेंगे, जिसका नाम मैं आपको बता चुका हूँ। ये के है, एल है एंड एम है। तो कुछ इसकी मेन पास्टुलेट्स हैं वो देखते हैं कि द हाइड्रोजन एटम कंसिस्ट ऑफ अ टिनी न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन आर रिवॉल्विंग इन वन ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r
अराउंड द न्यूक्लियस। अब देखें, ये न्यूक्लियस से लेट्स से कि ये एक एनर्जी लेवल है जिसकी एनर्जी क्या है, फिक्स है। तो न्यूक्लियस से लेके यहाँ तक इसका जो डिस्टेंस होगा उसको हम कह देंगे रेडियस, रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। तो ये रेडियस की वैल्यू उसने बाद में अपनी मैथमेटिकल कैलकुलेशन के अंदर नील बोहर ने बाकायदा तौर पे रेडियस फाइंड भी किया था और बताया था कि हर एक एनर्जी लेवल्स का रेडियस एटम के न्यूक्लियस से कितना हो सकता है। उसके बाद वाली बात यह कि ईच ऑर्बिट हैज़ अ फिक्स्ड एनर्जी दैट इज़ क्वांटाइज्ड। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि हर एनर्जी लेवल का ये एनर्जी लेवल है, ये है और ये एनर्जी लेवल है। हर एनर्जी लेवल की एनर्जी क्या है जी, फिक्स है, जिसको हम कहते हैं क्वांटाइज। जो वर्ड यूज़ हुआ था फिक्स के लिए वो क्या था, क्वांटाइज, के हर एक एनर्जी लेवल की जो एनर्जी होगी वो क्वांटाइज होगी। अब उसके बाद जो तीसरी पास्टुलेट थी इसके बोहर के नील बोहर के मॉडल की, वो ये थी कि एज लॉन्ग एज इलेक्ट्रॉन रिमेन्स इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट्स इट विल नॉट एमिट और अब्जॉर्ब एनर्जी। अब देखें यहाँ पे उसने कहा कि जब तक इलेक्ट्रॉन एक ख़ास ऑर्बिट के अंदर या ख़ास एनर्जी लेवल के अंदर रिवॉल्व कर रहे हैं, ना तो वो एनर्जी रिलीज़ करेंगे ना ही वो एनर्जी क्या करेंगे, अब्जॉर्ब करेंगे। अच्छा, हमने कहा ठीक है, अगर वो एक अपने एनर्जी लेवल के अंदर रह के रिवॉल्व करते जा रहे हैं, ना वो एनर्जी रिलीज़ कर रहे हैं ना वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो अब सवाल ये पैदा होता है कि कब वो एनर्जी रिलीज़ करेंगे या एब्जॉर्ब करेंगे। तो उसके लिए उसने कहा कि अगर आप चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को रिलीज़ करें या एब्जॉर्ब करें तो फिर उसके लिए इलेक्ट्रॉन को जंप करना पड़ेगा, एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में उसे जाना पड़ेगा। तो वो जब एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जंप करेगा तो फिर वो एनर्जी रिलीज़ भी कर सकता है और एनर्जी को एब्जॉर्ब भी कर सकता है। फिर हमने कहा कि चलें, एनर्जी को अगर वो जंप करके एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जंप करके एनर्जी को अब्जॉर्ब भी कर सकता है, गेन भी कर सकता है। तो उसने कहा देखें, जो न्यूक्लियस के अराउंड वाला शेल है ना, न्यूक्लियस के बहुत जो करीब शेल है, उसको उसने कहा कि इसकी एनर्जी को हम कह देते हैं E1 का नाम, और उसके बाद वाले एनर्जी लेवल को कह देते हैं जी E2, और ये वाला हमारा क्या होगा E3, और सो ऑन, ऐसे आगे जितने एनर्जी लेवल्स आते जाएंगे ये उनके एनर्जी लेवल्स होती जाएंगी। अब देखिए उसने कहा कि ये जो न्यूक्लियस के अराउंड वाला एनर्जी लेवल है इसकी एनर्जी कम है और उससे ऊपर वाला जो एनर्जी लेवल है उसकी एनर्जी ज़्यादा है। मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि E2 इज़ ग्रेटर दैन E1, कि जो E2 की एनर्जी है वो E1 से क्या है, ज़्यादा है। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लेट्स से कि एक इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ से दूसरे एनर्जी लेवल में भेजना चाहते हैं, कि अगर लोअर एनर्जी लेवल है और उसके ऊपर वाला क्या, हायर एनर्जी लेवल है, तो अगर हम चाहते हैं कि लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल तक इलेक्ट्रॉन जंप करके जाए, तो इसकी एनर्जी, क्योंकि लोअर एनर्जी लेवल की एनर्जी कम है और उससे ऊपर वाले की क्या है, ज़्यादा है, तो किसी भी इलेक्ट्रॉन को अगर अपने से ऊपर वाले एनर्जी लेवल में जाना है तो उसको एनर्जी रिक्वायर्ड है। तो इन दिस केस ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। तो हम कह सकते हैं कि व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल इट विल अब्जॉर्ब एनर्जी। और बिल्कुल इसी तरह से अगर वो हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल तक आना चाहता है, तो क्योंकि हायर एनर्जी लेवल की एनर्जी तो ज़्यादा है और उससे नीचे वाले एनर्जी लेवल में आना है, तो फिर उसे अपनी एनर्जी को नीचे वाले एनर्जी लेवल के मुताबिक लाना पड़ेगा। तो नीचे वाले के मुताबिक लाने के लिए उसे एनर्जी रिलीज़ करना पड़ेगी। तो हम ये फिर इस पास्टुलेट को मैं दोबारा से कह देता हूँ कि एज लॉन्ग एज इलेक्ट्रॉन रिमेन इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट्स इट विल नॉट एमिट और अब्जॉर्ब एनर्जी, कि जब तक वो एक ख़ास ऑर्बिट्स में रहेंगे ना तो वो एनर्जी रिलीज़ करेंगे ना वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे। कब करेंगे, जब वो जंप करेंगे फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल। अब इस केस के अंदर क्या होगा कि जब एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में लेट्स सपोज कि अगर इलेक्ट्रॉन जंप करके जा रहा है तो कुछ एनर्जी चेंज भी तो होगी ना। तो इन दिस केस जो एनर्जी चेंज होगी उस एनर्जी चेंज को हम कह देते हैं डेल ई। डेल ई कैसे आएगा, लेट्स से कि अगर मैंने यहाँ पे जो बताया उसी को मैं दोबारा बता देता हूँ कि अगर E2 की एनर्जी क्या है, ज़्यादा है, E1 की एनर्जी क्या है, कम है। अगर इलेक्ट्रॉन E2 से E1 के पास आना चाहता है तो जो एनर्जी चेंज होगी वो कैसे होगी कि E2 में से हम क्या कर देंगे, E1 को माइनस करेंगे तो हमारी एनर्जी आ जाएगी। तो हम लिख सकते हैं कि E2 माइनस E1 ये वो एनर्जी चेंज होगा
जब हमारा इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में जंप करके आएगा। तो E2 इज इक्वल टू डेल E इज इक्वल टू E2 माइनस E1, और ये बराबर होगी H न्यू के, ये बराबर होगी H न्यू अकॉर्डिंग टू मैक्स प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। तो यहाँ पे H क्या है, H हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट है, और न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी। H क्या है जी, मैं लिख देता हूँ, प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है। और न्यू क्या है, हमारी उस इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी है। तो उस H की वैल्यू होती है 6.63 मल्टीप्लाई 10⁻⁻34 जॉल सेकेंड। ये वो प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू है। तो उसके बाद हमने ये कहा कि अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी चेंजेस हो रही है, एक और चीज़ उसने बताई, वो ये थी कि इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली इन ऑर्बिट ऑफ फिक्स एंगुलर मोमेंटम। कि यहाँ पे देखें, जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, इलेक्ट्रॉन अलर्ट से इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ मास भी होगा, इलेक्ट्रॉन का मास होगा, और जब वो मूव करेगा तो किसी ना किसी स्पीड के साथ वो मूव भी कर रहा होगा। और हमने पढ़ा हुआ है कि मोमेंटम जो होता है P इज इक्वल टू किसके होता है, M ऑफ V के। जब मोमेंटम P इज इक्वल, जब इलेक्ट्रॉन इसमें रिवॉल्व करेगा तो उस इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ मोमेंटम होगा। क्योंकि वो सर्कल के अंदर एक एंगल के साथ मोमेंटम में है, तो इसलिए उस एंगल को हम कहेंगे एंगुलर मोमेंटम। और वो एंगुलर मोमेंटम हर एक एनर्जी लेवल का फिक्स होगा। E1 का अलग होगा, E2 का अलग होगा, एंड E3 का अलग होगा, एंड सो ऑन। ऐसे जैसे जैसे एनर्जी लेवल्स आगे बढ़ते जाएंगे, हर एक एनर्जी लेवल्स का एंगुलर मोमेंटम फिक्स होगा, और उसकी वैल्यू क्या होगी, MVR। ये एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू होती है। MVR इज इक्वल टू NH/2 पाई। H क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है। N क्या है, N इज द नंबर ऑफ शेल्स, ये जो मैंने लिखे थे, N इज इक्वल टू 1, N इज इक्वल टू 2 एंड N इज इक्वल टू 3। N इज द नंबर ऑफ शेल्स, और दिस में भी 1, 2 एंड सो ऑन आगे तक चलते जाएंगे। तो यहाँ पे अगर हम चाहते हैं कि हम फर्स्ट एनर्जी लेवल का या पहले एनर्जी लेवल का एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे, तो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम फर्स्ट एनर्जी लेवल का MVR इज इक्वल टू H/2 पाई आ जाएगा। और बिल्कुल इस तरह से आगे हम जिस जिस एनर्जी लेवल्स का एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना चाहेंगे, हम इस फार्मूला के तहत वो हम एंगुलर मोमेंटम उसका फाइंड कर सकते हैं। आई होप सो कि आपको आज का लेक्चर काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। इस जैसे मज़ीद वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए द बेस एकेडमी के साथ। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।